तो अब तक हमने फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड क्या होते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स किस तरीके से क्या डील करती है, इसके बारे में हमने पढ़ा। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का वेरिएशन विद टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे कि हमने कहा था कि हम उसकी जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, एज वेल एज जो थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, उनका वीडियो अलग से बनाएंगे और वो भी अवेलेबल आपके लिए हो जाएगा। तो आज हम फिर इसी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रेशर मेजरमेंट। प्रेशर मेजरमेंट, आज हम प्रेशर मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। प्रेशर मेजरमेंट, आज हम प्रेशर मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि व्हाट इज प्रेशर। एज यू पीपल नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया बहुत सिंपल है, एवरीवन नोज कि प्रेशर इज नोन एज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इस तरीके से इसकी जो डायमेंशन हो गई इसकी आपका साहब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वी में से दैट न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये इसके डायमेंशंस हो गए। इनके डायमेंशंस के बीच में एक रिलेशन भी है। अगर आप रिलेशन को एस्टेब्लिश करना चाहें तो वो रिलेशन है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्वल टू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और इसलिए यहां से कभी कभी इस तरीके से भी लिखा रहता है कि 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 10 टू पावर 6 को बोले तो मेगा, यानी 1 मेगा न्यूटन, 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर को हम पास्कल भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हो गया कि 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो कभी कभी ये कन्वर्जन की भी जरूरत पड़ती है। कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल्स में, कुछ प्रॉब्लम्स में प्रेशर हो सकता है कि मेगा पास्कल में दे रखा हो या न्यूटन mm स्क्वायर में दे रखा हो, और आंसर्स आपको मेगा पास्कल में निकालने हो या मेगा पास्कल में दे रखा है और हो सकता है आंसर्स आपको न्यूटन पर mm स्क्वायर में निकालने हैं। तो ये छोटा सा सिंपल सा एक कन्वर्जन है। नाउ कम्स टू प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, कि फ्लूइड से प्रेशर, फ्लूइड कैसे डेवलप करेगा प्रेशर को। प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, चलिए यहां से ही शुरू करते हैं। प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम। अब देखिए, आप लोग सिंपली जानते हैं कि कोई, फॉर एग्जांपल कोई भी ये ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल दिस ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन दिस अर्थ सरफेस। इफ दिस ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन दिस सरफेस, अगर इसका वेट W है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दिस इज A है, तो आप लोग जानते हैं कि द प्रेशर डेवलप्ड बाय दिस ब्लॉक ऑन दिस अर्थ सरफेस और ऑन दिस सरफेस इज इक्वल टू P इक्वल टू वेट अपॉन एरिया। जानते हैं सिंपली। यहां पर अब हम जानना चाह रहे हैं कि प्रेशर डेवलप्ड बाय फ्लूइड कॉलम, कि कोई फ्लूइड कॉलम है, कोई फ्लूइड है, फॉर एग्जांपल a fluid is contained in this column. For example, fluid इस कॉलम में है, भरा हुआ है यहां तक। Let's assume कि fluid is filled up to this point. तो इस फ्लूइड की वजह से जाहिर सी बात है इस बॉटम पर एक प्रेशर डेवलप हो रहा होगा, इस बॉटम पर, इसके बॉटम पर एक प्रेशर डेवलप हो रहा होगा। तो वी में इजीली कैलकुलेट दी प्रेशर ड्यू टू दिस फ्लूइड कॉलम। हाउ वी विल कैलकुलेट, जाहिर सी बात है इसके बॉटम पर जो प्रेशर आ रहा होगा वो किस तरीके से आ रहा होगा, जैसे इस बॉडी के वेट से प्रेशर आ रहा था, वैसे ही इस फ्लूइड के वेट की वजह से
इसके बॉटम पर एक प्रेशर डेवलप हो रहा होगा। तो हमको अगर इसके बॉटम पर यानी फ्लूइड प्रेशर कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? सिंपली कैलकुलेटिंग द वेट ऑफ फ्लूइड एंड डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द दिस वेसल। अब हमको इसका एरिया आप लोग जानते हैं, इसका मास आप वेट निकाल सकते हैं। वेट निकालने के लिए आपको पहले मास चाहिए। मास इक्वल टू क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कंटेनर इज ए, देन मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया इंटू एच इंटू रो, दिस इज मास। वेट कितना होगा इस तरीके से? वेट इज इक्वल टू आपका जो मास है इंटू जी से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी हो गया आपका रो जी एच इंटू ए। दिस इज द वेट ऑफ द फ्लूइड। दिस वेट विल बी हैंडल्ड बाय द बॉटम ऑफ द वेसल। तो प्रेशर डेवलप्ड बाय फ्लूइड कॉलम, प्रेशर डेवलप्ड बाय फ्लूइड कॉलम विल बी गिवन एज वेट ऑफ द फ्लूइड अपॉन एरिया। तो क्या हो गया आपका? रो जी एच इंटू ए अपॉन एरिया। दैट इज प्रेशर विल बी गिवन एज रो जी एच। प्रेशर विल बी गिवन एज रो जी एच, प्रेशर बाई दिस फ्लूइड कॉलम एट द बॉटम ऑफ द फ्लूइड। यहां से हमें मालूम पड़ गया सिंपली कि प्रेशर P इक्वल टू रो जी एच, और वी में से दैट ओमेगा एच, वेयर ओमेगा इज द वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ओमेगा इज द वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो यहां से देखिए एक चीज क्लियर हो रही है कि प्रेशर इज डिपेंडेंट ओनली हाइट ऑफ द फ्लूइड कॉलम। जितनी फ्लूइड कॉलम की हाइट है उसी पर डिपेंडेंट है, बिकॉज ओमेगा जो आपकी वेट डेंसिटी है वो तो फ्लूइड में हर पॉइंट पर, यहां पर भी अगर इसको 0.1 कह दें, 0.2, 0.3, एट एवरी पॉइंट जो आपकी वेट डेंसिटी है वो फिक्स रहेगी। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि प्रेशर इन फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। इसका मतलब क्या हुआ? इफ यू वांट टू कैलकुलेट द प्रेशर एट दिस पॉइंट, देन यू रिक्वायर्ड ओनली हाइट ऑफ द फ्लूइड कॉलम। आपको हम हाइट बता दें फ्लूइड कॉलम की, तो आप 0.2 पर P2 इक्वल टू 2 मिनट में कैलकुलेट कर देंगे कि सर यहां पर फ्लूइड प्रेशर रो जी एच 2 हो गया। सिमिलरली अगर हमें इस पॉइंट पर फ्लूइड प्रेशर जानना है तो हम इस पॉइंट पर भी फ्लूइड प्रेशर सेकंडों में प्रेशर P1 इक्वल टू रो जी एच 1 कैलकुलेट कर देंगे। यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, और कैसे डिपेंडेंट है? लीनियरली, बॉटम पर लीनियरली। अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें, एक चीज अब देखिए, देखिए क्लियरली, यहां से यहीं से हम हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर पर चले जाएंगे। डायरेक्टली हम हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर की बात नहीं कर रहे, हम खुद से ड्राइव कर करके लेके आ रहे हैं। तो देखिए यहां से क्या हुआ कि जैसे जैसे देखिए अब यहां पर प्रेशर होगा कम, P3 पर प्रेशर अगर हम बात करें, एट प्रेशर P3 इक्वल टू रो जी एच 3 ऑन द फ्री सरफेस, यहां पर कितना होगा प्रेशर? अगर इसको 0 पॉइंट कह दें, यहां पर होगा P0 इक्वल टू रो जी इंटू 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां पर अभी हम मान के नहीं चले कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या नहीं, अगर होगा तो वो अपना अलग लग रहा होगा। यहां पर प्रेशर हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप फ्लूइड में ऊपर की नीचे की तरफ गए, प्रेशर बढ़ता चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्लूइड प्रेशर, जैसे जैसे आप हाइट में जाएंगे, फ्लूइड प्रेशर डेप्थ के साथ अगर प्रेशर का डायग्राम बनाएं तो यहां पर प्रेशर क्या रहेगा? 0। आगे की तरफ और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और इस तरीके से बॉटम पर आकर के प्रेशर क्या हो जाएगा? रो जी एच। तो इससे मालूम पड़ा
कि जो प्रेशर डायग्राम है वो एक ट्रायंगुलर शेप का बनेगा। जो प्रेशर इंटेंसिटी का डायग्राम है वो एक ट्रायंगुलर शेप का बनेगा और प्रेशर लीनियरली इंक्रीज होता चला जाएगा एज वी मूव डाउनवर्ड इन दी फ्लूइड कॉलम। जैसे जैसे हम फ्लूइड कॉलम में नीचे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, फ्लूइड प्रेशर लीनियरली इंक्रीज होता चला जाएगा। इसको मिटा लेते हैं, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एच। अब देखिए यहां से देखिए आप लोग, यहां से देखिए स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, प्रेशर वेरिएशन। स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या निकल करके आ गई साहब आपकी, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज, आप देखिए रो जी एच अपॉन एच इक्वल टू ओमेगा। ये आपका क्या है, प्रेशर, ये क्या है एच, तो प्रेशर वेरिएशन आपका क्या निकल के आ गया, P अपॉन एच इक्वल टू ओमेगा। यानी स्लोप ऑफ दी, यहां से क्या समझ में आ गया आपको, यानी स्लोप ऑफ प्रेशर वेरिएशन, या ये कहें कि प्रेशर वेरिएशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इन फ्लूइड कॉलम is constant. Pressure variation in downward direction in fluid column is constant, and this constant is equal to weight density of the fluid, and this is known as hydrostatic law of pressure. इस डायग्राम से क्या निकल करके आ रहा है कि जैसे जैसे हम फ्लूइड कॉलम में बढ़ते चले जा रहे हैं, प्रेशर इंटेंसिटी इंक्रीज होती चली जा रही है। और प्रेशर इंटेंसिटी कैसी है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो हम यहां से देखिए खुद से ही कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट इन अ फ्लूइड कॉलम is constant. Pressure gradient in fluid column is constant, and this is known as hydrostatic law of pressure. Hydrostatic law of pressure. Hydrostatic law of pressure. Pressure gradient in a fluid column is constant. अब अगर यहां से देखें, हम इन दो पॉइंट्स को ले ले, यहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो फॉर्मूला फॉर्म में होता है, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी H2 माइनस H1। क्या हो गया, P2 माइनस P1 अपॉन H2 माइनस H1 इक्वल टू ओमेगा। और क्या कह सकते हैं हम इसको, dP ओवर dH इक्वल टू ओमेगा। क्या हुआ, दिस इज हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर, जो आपने बुक में पढ़ा होगा। हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर क्या है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर कि प्रेशर ग्रेडियंट or rate of change of pressure in a fluid column is constant, and which is equal to weight density of the fluid. Rate of pressure change in a fluid is constant, which is equal to weight density of the fluid. इस डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए, इस चीज से हम जब आगे अभी थोड़ा सा बॉयंसी वगैरह पढ़ेंगे तो इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल वहां पर कर लेंगे, सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ बॉयंसी निकालने के लिए ये बड़ा अच्छी से यूज होगा हमारा, तो वहां इसको हम यूटिलाइज कर लेंगे। तो दिस कम्स टू हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर। ओके, चलिए देखिए अब मैं कुछ चीजों को इधर से मिटा देता हूं। अब यहां पर देखिए थोड़ी सी और अपने आप को प्रेशर दीजिए अपने माइंड पर, थोड़ा सा और देखिए, गौर करिए
कि अब अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें कि देखिए अभी हमने क्या देखा है, वी आर मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। हमने फ्लूइड कॉलम की हाइट क्या ली है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, यहां पर जीरो तो प्रेशर जीरो, यहां पर आए और प्रेशर बढ़ा, यहां आए और प्रेशर बढ़ा, यहां पर आए तो और प्रेशर बढ़ा। जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे प्रेशर बढ़ेगा, यानी प्रेशर ग्रेडियंट यानी जो प्रेशर की रेट ऑफ चेंज है वो पॉजिटिव रहेगी जैसे जैसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ आने लगे, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ आए, नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे तो क्या होगा, जैसे यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, यहां जाएंगे प्रेशर और कम होगा, यहां जाएंगे प्रेशर और कम होगा। यानी इफ वी मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन इन द फ्लूइड कॉलम तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इन दैट पर्टिकुलर केस प्रेशर ग्रेडियंट जो होगी वो नेगेटिव की हो जाएगी। तो इसलिए कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, रेट ऑफ change of pressure while moving upward direction is constant and given as, अब भी कांस्टेंट है लेकिन अब कैसे होगी, dp ओवर dh इक्वल टू माइनस ओमेगा, बिकॉज नाउ ग्रेडियंट बिकम नेगेटिव, बिकॉज नाउ प्रेशर जो चेंज होगा वो नेगेटिव में चेंज होगा, यानी जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चढ़ेंगे प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर का स्टेटमेंट तो ये है, लेकिन जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, इफ वी मूविंग अपवर्ड इन द फ्लूइड then dp over dh equal to minus omega. If we are moving in downward direction in the fluid, then dp over dh equal to positive omega. तो ये आगे हो गया आपका हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर, भी आपने यहां से समझ लिया 1 मिनट में, और प्रेशर कैसे फ्लूइड कॉलम की वजह से कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको क्लियर हो गया। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इसी फ्लूइड मेजरमेंट में। नेक्स्ट हमारा है, हेडिंग है आप देख सकते हैं, पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर हो गया, नेक्स्ट है आपका पास्कल्स। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिए यहां पर, rate of change of pressure while moving in upward direction in static fluid, sorry for that, ये चीज ध्यान रखनी, in a static fluid। हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर, चाहे आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर, स्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर is valid only for fluid at rest, fluid at rest। जो फ्लूइड रेस्ट में है, फ्लूइड एट रेस्ट, जो फ्लूइड रेस्ट में है दैट इज हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक यानी जब हाइड्रो का मतलब वाटर से होता है, जनरली पुराने वक्त में वाटर, यानी जब फ्लूइड रेस्ट में हो, then this type of situation will occur and hydrostatic law of pressure is valid only for fluid under the condition of rest। नंबर सेकंड है आपका पास्कल्स लॉ। अगला है आपका पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ क्या है, देखिए दिस इज सिमिलर टू हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर। फॉर एग्जांपल दिस इज अ फ्लूइड कंटेनर, ये कोई फ्लूइड है आपका, फ्लूइड वेसल में कोई फ्लूइड ये भरा हुआ है। तो देखिए पास्कल साहब ने क्या कहा कि अगर, उन्होंने कहा कि इफ देयर इज एनी पॉइंट, फॉर एग्जांपल दिस, ये कोई पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है इस पर देखिए तीनों डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा, इन दिस डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन दैट डायरेक्शन, ऑल 3 डायरेक्शन में प्रेशर लगने के लिए फ्री है।
यानी प्रेशर इस डायरेक्शन में भी डेवलप हो सकता है, इसमें हम कह सकते हैं इसे पी एक्स डायरेक्शन। प्रेशर इस डायरेक्शन में भी डेवलप हो सकता है, इसे कह सकते हैं हम पी वाई डायरेक्शन। प्रेशर इस डायरेक्शन में भी डेवलप हो सकता है, इसे कह सकते हैं हम पी जेड डायरेक्शन। बाय द वे पॉइंट यही है। अब अगर ये पॉइंट हम इसको 1 कह दें तो पी जेड 1 1 1। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट यहां पर 2 है तो इस पर भी वैसे ही प्रेशर इन एक्स पी वाई डायरेक्शन वाई 2, प्रेशर इन दिस डायरेक्शन पी एक्स 2, प्रेशर इन दिस डायरेक्शन पी जेड 2। तो पास्कल साहब ने क्या कहा कि जो प्रेशर की जो इंटेंसिटी है इस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट का जो डेप्थ है, ध्यान रहे, अगर इस पॉइंट की डेप्थ है वो वेरी नहीं कर रही है, इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है इस डायरेक्शन में पूरे में सेम रहेगी। यानी इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन ऑल 3 डायरेक्शन दैट इज पी एक्स 1 मस्ट बी इक्वल टू होगी पी एक्स 2 इक्वल टू होगी पी एक्स 1 इक्वल टू पी वाई 1 इक्वल टू पी जेड 1। सिमिलरली अगर हम पॉइंट 2 की बात करें तो इंटेंसिटी एट पॉइंट 2 पी एक्स 2 मस्ट बी इक्वल टू इंटेंसिटी एट पी वाई 2 इक्वल टू इंटेंसिटी एट पी जेड 2। यानी इंटेंसिटी एक्स वाई जेड डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सेम रहेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस लाइन को हम आगे तक एक्सटेंड करते चले जाएं तो जितनी प्रेशर इंटेंसिटी यहां होगी उतनी ही प्रेशर इंटेंसिटी यहां होगी, उतनी ही प्रेशर इंटेंसिटी यहां होगी, उतनी ही प्रेशर इंटेंसिटी यहां होगी, उतनी ही प्रेशर इंटेंसिटी यहां होगी। जितनी इस डेटम पर प्रेशर इंटेंसिटी ऊपर की डायरेक्शन में रहेगी, जितनी ये थी उतनी इस डायरेक्शन में रहेगी, उतनी ही इस डायरेक्शन में भी रहेगी। यानी ये और इस डायरेक्शन की इंटेंसिटीज आर सेम। यानी पास्कल साहब ने क्या कहा कि प्रेशर इंटेंसिटी, प्रेशर या प्रेशर ही कह दें हम सिंपली, प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड कॉलम एट रेस्ट is same in all direction। एक किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी सभी डायरेक्शन में सेम रहेगी, दैट इज पी एक्स 1 इक्वल टू पी वाई 1 इक्वल टू पी जेड 1, ये पी एक्स 2 इक्वल टू पी वाई 2 इक्वल टू पी जेड 2। यानी इस लाइन के अलोंग अगर हम चलते चले जाएं तो हर पॉइंट पर प्रेशर सेम रहेगा। जितना प्रेशर यहां होगा उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा। इसका देखिए फायदा हमें मिलेगा जब हम प्रेशर मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इस कंटेनर को इस तरीके से क्लोज कर दें, ये कोई कंटेनर था फॉर एग्जांपल, अगर हमको प्रेशर इस पॉइंट पर मेजर करना है, अब जो हम अपना प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लाएंगे अंदर ला करके तो नहीं लगा सकते, लगाएंगे तो बाहर वॉल पर, तो हम क्या करेंगे, हमें अंदर लगाने की जरूरत भी नहीं है, इसके लेवल में कहीं यहां पर हम अपनी डिवाइस को फिक्स कर दें और वो प्रेशर मेजर करके दे देगा इस पॉइंट का। लेकिन हमें मालूम है पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि यहां से लेकर के यहां तक प्रेशर इंटेंसिटी पूरे सरफेस में सेम रहेगी। अगर हमें फॉर एग्जांपल यहां पर कहीं प्रेशर मेजर करना है तो हम इसी लाइन के अकॉर्डिंग इस तरीके से यहां पर अपनी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस फिक्स कर देंगे और प्रेशर हमारा कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो इस तरीके से पास्कल्स लॉ हेल्प करता है, हमारा बताता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उस डायरेक्शन में जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो सेम रहती है। इस पर बेस्ड कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक प्रेस है आपकी, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, दीज आर दी इक्विपमेंट दैट डिपेंड्स, इनकी जो वर्किंग है डिपेंड्स करती है पास्कल्स लॉ पर। हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक प्रेस है,
इनकी जो वर्किंग है वो डिपेंड करती है। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक इनकी जो फंक्शनिंग है डिपेंड्स करती है ऑन दी पास्कल्स लॉ। तो ये कहलाता है पास्कल्स लॉ। यहां से हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ पास्कल्स लॉ। अब हम चलते हैं प्रेशर को जो एक्चुअली है उसकी तरफ। अभी तक हमने एक सिंपल फ्लूइड कॉलम की वजह से प्रेशर मेजर करके देख लिया, और देखिए यहां से आपको यह मालूम पड़ गया साहब कि प्रेशर को किसी भी फ्लूइड कॉलम की वजह से आप सिर्फ और सिर्फ उस फ्लूइड कॉलम के हाइट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। दैट इज प्रेशर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फ्लूइड कॉलम हाइट। प्रेशर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फ्लूइड कॉलम हाइट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको कहीं पर प्रेशर बताना है तो जरूरी नहीं है कि आप प्रेशर पास्कल में बताएं या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही बताएं। आप यह भी कह सकते हैं कि साहब प्रेशर किसी जगह पर 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, किसी जगह पर प्रेशर 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, तो आप आसानी से अब प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे। आप क्या कहेंगे कि प्रेशर एट एनी पॉइंट इज 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। इसका मतलब मरकरी कॉलम का इतना प्रेशर है कि मरकरी कॉलम के 10 सेंटीमीटर की हाइट से जो डेवलप होता, तो आप 1 मिनट में प्रेशर कैलकुलेट करके कह देंगे सर इसका मतलब वहां पर प्रेशर जो है वो है रो जी एच इक्वल टू मरकरी की डेंसिटी 13.6 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू 9.81 इंटू 10 सेंटीमीटर। आप मिनटों में कैलकुलेट कर देंगे। इफ समवन से दैट प्रेशर, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्रेशर एट अ पॉइंट is 70 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम फॉर एग्जाम्पल, या अभी मरकरी कॉलम की बात कर लेते हैं, अभी गेज में चला जाएगा ये मरकरी कॉलम एच जी कॉलम। तो आप क्या करेंगे, आप 2 मिनट में वहां पर प्रेशर कैलकुलेट मुझे बता देंगे सर इसका मतलब वहां पर प्रेशर जो होगा 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.81 इंटू 0.7, इतना प्रेशर सर होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको अक्सर जो दिया जाता है वो दिया गया होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे कहूंगी तो इसका मतलब प्रेशर क्या हुआ साहब, तो आप कह देंगे सर इसका मतलब एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होगा वो होगा 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 19.81 इंटू 0.76, और ये करीब करीब निकल के आ जाता है 101.32 किलो पास्कल। तो इस तरीके से आपको यह मालूम पड़ गया कि प्रेशर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फ्लूइड कॉलम हाइट। जरूरी नहीं है कि आप उसको न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल में ही कैलकुलेट करें, यू में कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड कॉलम हाइट। कहां प्रेशर कितना है फ्लूइड कॉलम हाइट में के तौर पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या आपको अगर न्यूटन मीटर स्क्वायर में या पास्कल में दे रखा है तो आप रिवर्स उसे फ्लूइड कॉलम हाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रेशर इतना दे रखा होता तो आप इसको फ्लूइड कॉलम हाइट में कन्वर्ट कर सकते थे। आपको नहीं मालूम था एच कितना है, प्रेशर इतना दे रखा है, रो जी की वैल्यू रख करके एच वैल्यू आप यानी यू में कैलकुलेट और यू में कन्वर्ट दी प्रेशर फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ फ्लूइड कॉलम हाइट टू पास्कल और इन टर्म्स ऑफ पास्कल टू फ्लूइड कॉलम हाइट। ओके, तो ये
प्रेशर कन्वर्जन की थोड़ी सी बात हो गई। देखिए आगे चल के हमको इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो अब हम बात करते हैं प्रेशर मेजरमेंट की बात। अब हम यहां से शुरू कर देते हैं। तो देखिए प्रेशर्स आप लोग भी जानते हैं, पहले हम सिर्फ वर्बली डिस्कस करेंगे फिर लिख लेंगे। तो डू यू पीपल नो, जैसे अभी हमारी बात चल रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबसे पहले अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही आ जाते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चलिए साहब। तो देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। जैसे आपने अभी मान देखा कि एक फ्लूइड कॉलम अगर किसी कंटेनर में, किसी वेसल में भरा हुआ है तो उसके बॉटम पर प्रेशर डेवलप करता है। सिमिलरली दिस एटमॉस्फेयर इज अ फ्लूइड कॉलम विच इज फिल्ड विद द एटमॉस्फेरिक गैसेस। ये जो हमारा एनवायरमेंट है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ये भी एक फ्लूइड कॉलम है जिसमें फ्लूइड कौन सा भरा हुआ है, एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो वो जो एटमॉस्फेरिक गैसेस का जो एक कॉलम बहुत हाइट तक बना हुआ है, दिस कॉलम ऑल्सो एक्सर्ट सम प्रेशर ड्यू टू इट्स वेट ऑन द अर्थ सरफेस। और इस वेट की वजह से अर्थ सरफेस पर या हमारे सर पर, हमारी नोज पर, यानी एवरीवेयर ऑन एवरीथिंग एक प्रेशर डेवलप होता है। इसी प्रेशर को कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर डेवलप्ड बाय फ्लूइड कॉलम ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू अभी आपने देखी कि नॉर्मली इन जनरली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है PATM, उसे हम 101.325 किलो पास्कल कहते हैं। या मरकरी कॉलम हाइट की बात करें तो कहते हैं उसे 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर या 760 mm। अगर इसको वाटर कॉलम की हाइट में कन्वर्ट करना चाहे तो ये होता है 10.12 मीटर। कितना होता है, 10.12 मीटर। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। अब अगर देखिए किसी वक्त में एटमॉस्फेयर रहा ही नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल जो हमारी गैसेस हैं अर्थ पर, ये गैसेस नहीं रही होती, कुछ भी नहीं होता, कोई गैस होती नहीं अर्थ पर, तो इसका मतलब फ्लूइड जब कोई होगा ही नहीं तो कोई वेट भी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ दिस कंटेनर इज एम्प्टी, ये कंटेनर एम्प्टी है, जब इसमें कुछ है ही नहीं तो इसके सरफेस पर क्या प्रेशर होगा, जीरो। ऑब्वियस सी बात है, व्हेन देयर इज नो फ्लूइड देन द सरफेस प्रेशर ऑन दिस सरफेस विल बी जीरो। तो जब एटमॉस्फेयर नहीं रहा होगा तो उस वक्त में प्रेशर कितना रहा होगा, जीरो। जब एटमॉस्फेयर डेवलप हो गया तो प्रेशर कितना हो गया, 101। एक रफली हम अब बात करते हैं 101 किलो पास्कल। तो हम इसको देखिए ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उस दिन जिस दिन कोई प्रेशर था ही नहीं, कोई फ्लूइड कोई था ही नहीं सरफेस पर, अर्थ पर, तो उस वक्त प्रेशर कितना रहा होगा, जीरो। जीरो से नीचे तो नहीं गया होगा प्रेशर। तो कोई ये कहे कि सना साहब नहीं, जीरो से भी नीचे चला गया होगा, तो जीरो से नीचे प्रेशर नहीं जाएगा। या तो इसमें कंटेनर में फ्लूइड होगा या तो नहीं होगा। नहीं होगा तो जीरो, प्रेशर होगा तो प्रेशर। तो कितना प्रेशर रहा, जीरो। जब धीरे 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 अर्थ सरफेस पर गैसेज डेवलप हो गई, खुदा ने जब डेवलपमेंट कर दिया नेचर का, तो यहां पर गैसेज आ गई और उनकी वजह से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेवलप हो गया। तो अब कितना प्रेशर हो गया आज की डेट में, आज की डेट में प्रेशर हो गया 101.325 किलो पास्कल। ठीक है साहब, ये प्रेशर हो गया। अब जब मैंने यहां पर ये डस्टर इसके ऊपर रख दिया, दिस डस्टर प्लेस्ड, या ये कहिए कि कोई चीज हमारी किसी अर्थ पर, अभी तक तो ये अर्थ पर प्रेशर आ गया, दिस इज अर्थ फॉर एग्जाम्पल। अब इस अर्थ पर फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा आकर के खड़ा हो गया, ठीक है साहब, ये आकर के यहां खड़ा हो गया, तो इसके पैरों की वजह से इस अर्थ पर एक प्रेशर डेवलप हो रहा होगा। तो यहां पर प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर ड्यू टू वेट, प्रेशर ड्यू टू वेट प्लस प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना ही तो प्रेशर हो जाएगा।
तो उस प्रेशर को फॉर एग्जांपल वो यहां पर पहुंच गई प्रेशर लाइन। तो देखिए यहां पर जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, इसको हम कैसे निकालेंगे टोटल प्रेशर को? यहां से एक तो लाइन हम ये कह सकते हैं कि ये टोटल प्रेशर है यहां से, फॉर एग्जाम्पल इसको कह देते हैं ये टोटल प्रेशर है, लेकिन अपनी खुद की वजह से उसका प्रेशर कितना है? एक तो इसकी ऊपर ऊपर कितना, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन आ गई आपकी 151.325 किलो पास्कल। अज्यूम कर लेते हैं कि यहां से एब्सोल्यूट से टोटल प्रेशर कितना डेवलप हो रहा है? बच्चे की वजह से प्लस एटमॉस्फेयर की वजह से कितना प्रेशर डेवलप हो रहा है? इतना। अब देखिए थोड़ी देर समझने की कोशिश करिए हल्के से दिमाग से, कि देखिए कि जब हम प्रेशर को टोटल मीजर कर रहे थे जीरो से, यानी ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वो प्रेशर रिप्रेजेंट कर रही है बाय दिस बॉय इंक्लूडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम इस बॉय की वजह से सिर्फ बॉय की वजह से प्रेशर कैलकुलेट करें, यानी बॉय की वजह से सिर्फ प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही तो डेवलप हो रहा है, बॉय की वजह से तो सिर्फ और सिर्फ इतना प्रेशर डेवलप हो रहा है। तो वो प्रेशर कितना है? वो प्रेशर है साहब, वो प्रेशर हम कह सकते हैं कि वो है साहब ये टोटल प्रेशर दिस वाला, अभी इसका नाम नहीं जान रहे हम, वो माइनस पी एटमॉस्फेरिक, यही तो है। और ध्यान दीजिए कि जब कोई चीज जीरो से मीजर की जाती है तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट, यानी ये जो जीरो लाइन से जो प्रेशर मीजर किया गया वो क्या है? एब्सोल्यूट प्रेशर। यानी ये जो प्रेशर था बच्चे के वेट की वजह से प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, वो क्या था? एब्सोल्यूट प्रेशर। वो क्या था? एब्सोल्यूट प्रेशर, PABS, एब्सोल्यूट प्रेशर। सिर्फ बच्चे की वजह से जो प्रेशर निकल करके आया, यानी P एब्सोल्यूट प्रेशर में से माइनस कर दिया आपने PATM, इसी को कहते हैं गेज प्रेशर। क्या कहते हैं इसको? गेज प्रेशर। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि साहब एक बच्चा यहां खड़ा कर दिया फिर आपने इस सरफेस पर, अब बार बार हर बार वो भी P+ATM, तो साइंटिस्ट ने कहा कि साहब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कमोबेश हर जगह पर सेम है और हर जगह पर अवेलेबल है, तो इसको कैलकुलेट क्यों करो, सिर्फ ये बताओ कि बच्चे की वजह से प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेयर को क्यों बार बार ऐड कर रहे हैं? हमें तो ये देखना है कि इस बच्चे की वजह से प्रेशर कितना है और इसकी वजह से कितना है। तो एटमॉस्फेयर तो दोनों के केस में ही लग रहा है, तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बार बार ऐड क्यों करें? तो उन्होंने कहा कि एटमॉस्फेयर से ही प्रेशर को मेजरमेंट करना शुरू कर दो, यानी जीरो से रेफरेंस न लेकर के कहां से रेफरेंस ले लिया? एटमॉस्फेयर से, बिकॉज एटमॉस्फेयर इज अवेलेबल एवरीवेयर, और यहां से एक रिलेशन निकल करके आ गया कि पी गेज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये डेफिनेशन बन गई गेज प्रेशर। अब आप बता सकते हैं कि तो गेज प्रेशर इस लाइन का कितना हो गया? इस लाइन का एब्सोल्यूट प्रेशर तो 151 था, लेकिन गेज प्रेशर हो गया 50 किलो पास्कल। मालूम पड़ा आपको? यानी इस लाइन का प्रेशर दो टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एब्सोल्यूट प्रेशर इज 151 किलो पास्कल while gauge pressure is 50 किलो पास्कल। सिमिलरली ये क्या है? ये भी जीरो लाइन से मेजर किया हुआ प्रेशर है यहां तक का, तो ये जो है, यानी ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये 101 कैसा है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जरूर है, लेकिन ये किससे मेजर किया गया है? एब्सोल्यूट जीरो से। यानी इस लाइन का एब्सोल्यूट प्रेशर तो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101.325 किलो पास्कल, लेकिन यहां पर मैं आपसे इस लाइन पर कहूं कि इस लाइन पर गेज प्रेशर कितना है, तो गेज प्रेशर क्या हो जाएगा? P एब्सोल्यूट माइनस PATM इक्वल टू 0। यानी अगर हम ये कहें, क्वेश्चन यानी ऐसे बन सकता है कि इफ एट एनी पॉइंट एब्सोल्यूट प्रेशर इज 101.325 kilopascal, if at any point absolute pressure is 101.325 kilopascal, then gauge pressure will be 0. If absolute pressure at any point is 50 kilopascal, if absolute pressure at any point is 50 kilopascal,
If absolute pressure at any point is 50 kilopascal, then find the gauge pressure. So you people easily calculate the gauge pressure. Gauge pressure equal to P absolute minus P ATM. और कितना आ जाएगा? माइनस के 51.325 किलो पास्कल. If absolute pressure is P absolute, ये क्या है? P absolute. If P absolute is 50 kilopascal, then gauge pressure will be minus 51.325 kilopascal. इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, अब यहां पर इसको मैं कह देता हूं लाइन 1, इसको लाइन 2, लाइन 3. देखिए लाइन 1 पर, यहां से एक तरफ से चलते हैं. लाइन 1 पर यानी P एब्सोल्यूट 1 कितना है? 151.325 किलो पास्कल. इसी लाइन पर अगर मैं गेज प्रेशर की बात करूं, गेज 1 है आपका P एब्सोल्यूट माइनस P ATM इक्वल टू 50 किलो पास्कल. लाइन 2 पर, केस 2, P एब्सोल्यूट एट 2 है 101.325 किलो पास्कल. P gauge at line 2 will be equal to 0. At case 3, PABS at 3 is equal to 50 किलो पास्कल. ठीक है साहब, 50 किलो पास्कल. जबकि इसी लाइन पर P gauge इक्वल टू P एब्सोल्यूट माइनस P ATM इक्वल टू माइनस 51.325 किलो पास्कल. इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर इज बिलो 50 किलो पास्कल. जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. यानी अगर गेज प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, इसी प्रेशर को एक नया नाम देते हैं, इसी प्रेशर को एक नया नाम देते हैं, कहते हैं P वैक्यूम. P वैक्यूम. और इसको डायरेक्टली यहां लिख देंगे. जब वैक्यूम कहेंगे इसको तो बस इस नेगेटिव साइन को ड्रॉप कर देंगे. कितना कह देंगे? 51.325 किलो पास्कल. यानी वैक्यूम का मतलब कि 51 किलो पास्कल नेगेटिव गेज है, यानी प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है. प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है. मतलब यह हुआ कि जब किसी जगह पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तो गेज प्रेशर विल बी नेगेटिव. And this negative gauge pressure, when drop the negative sign of the negative gauge, it becomes vacuum pressure. तो आपको वैक्यूम प्रेशर का अलग से फॉर्मूला याद करने की बाय द वे जरूरत नहीं है. आप ऑलवेज अगर वैक्यूम प्रेशर कैलकुलेट करना है तो आप ऑलवेज क्या कैलकुलेट करेंगे? गेज प्रेशर कैलकुलेट करेंगे. और देन यू पीपल, इफ दिस प्रेशर गेज प्रेशर कम्स आउट टू बी नेगेटिव, नेगेटिव साइन ड्रॉप करके कह देंगे गेज वैक्यूम प्रेशर. तो ये आपको मालूम पड़ गया एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको मालूम ही पड़ गया. तो आप देखिए अब इनकी डेफिनेशंस, छोटी छोटी डेफिनेशंस इनकी अब यहां से मैं सबकी लिख देता हूं एक तरफ से. बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में डेफिनेशंस इनकी मैं डायग्राम को बना रहने दे रहा हूं और डेफिनेशंस इसकी सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिख देता हूं. देखिए साहब, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में डेफिनेशंस देखिए. जैसे सबसे पहले हम बात करें P एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट प्रेशर, तो कहेंगे प्रेशर मीजर्ड
pressure measured with reference of absolute zero, absolute zero, विद है ये, विद रेफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। अगर एब्सोल्यूट जीरो को रेफरेंस मान करके प्रेशर मीजर किया जाए तो उसको कहते हैं हम एब्सोल्यूट प्रेशर। फिर है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी प्रेशर डेवलप्ड बाई, प्रेशर डेवलप्ड बाई, pressure developed by atmospheric gases, atmospheric gases on the earth's surface, on the earth's surface is known as, is known as, दिक्कत होना चाहिए, is known as atmospheric pressure, atmospheric pressure is known as atmospheric pressure। फिर है गेज प्रेशर, पी गेज, गेज प्रेशर, प्रेशर मीजर्ड, pressure measured at any point by taking atmospheric pressure as reference is known as gauge pressure, gauge pressure। फिर है वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, इसके लिए आप सिंपली लिख सकते हो इफ गेज प्रेशर is negative, then this negative gauge with positive sign is known as vacuum pressure। This negative gauge with positive sign, positive symbol is known as वैक्यूम प्रेशर। इसको हम वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। बहुत सिंपलेस्ट फॉर्मेट में डेफिनेशन आपके पास। तो इस तरीके से ये इस वीडियो में हम शॉर्ट ही रखेंगे। ये हमने प्रेशर्स के बारे में पढ़ लिया है पूरा प्रेशर्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रेशर मीजरिंग डिवाइसेस। प्रेशर किन डिवाइसेस से मीजर किया जाता है, कैसे मीजरमेंट प्रेशर का किया जाता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। इस पर बेस भी न्यूमेरिकल्स की भी हम वीडियोस अलग बनाएंगे। हमने पहले ही कहा है, चाहे तो फर्स्ट वीडियो हमारा देख लेंगे जो फर्स्ट वीडियो है इसका, कि पहले हम थ्योरीज कंप्लीट किया करेंगे और देन प्रॉब्लम्स के वीडियोस बनाया करेंगे। और वो भी दो पार्ट में होंगे, कि एक बेसिक प्रॉब्लम्स होंगी, थोड़ी सी दूसरी गेट लेवल की प्रॉब्लम्स होंगी। तो इस तरीके से ये लेक्चर चलता रहेगा। जो भी कोई अगर कंसेप्ट कहीं कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका वीडियो भी हम बना देंगे।